नमस्कार। आज हम नज़र डाल रहे हैं 21 अक्टूबर 2025 की कुछ ज़रूरी खबरों और जानकारियों पर। हमारे पास जो सामग्री है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नियुक्तियां हैं, खेल हैं, सरकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब सब कुछ है। रोज़ इतनी खबरें आती हैं तो उनमें से काम की चीज़ निकालना और याद रखना वो भी एक चैलेंज है। चलिए कोशिश करते हैं कि इस जानकारी के समंदर से कुछ महत्वपूर्ण मोती चुन सकें। हाँ, बिल्कुल। और खासकर परीक्षाओं के नज़रिए से देखें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जानकारी बस ऊपरी है और कौन सी मतलब गहरी समझ मांगती है। आज की खबरें हमें दिखाएंगी कि कैसे एक ही दिन की घटनाएं भी देश के शासन, अर्थव्यवस्था, समाज और यहाँ तक कि वैश्विक संबंधों पर भी असर डाल सकती हैं। ये समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ज़रूरी है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ हाल की नियुक्तियों से। गुजरात में हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, पर ये पद तो संवैधानिक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात देखिए अक्सर राजनीतिक समीकरण साधने के लिए होता है या किसी वरिष्ठ नेता को महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए, भले ही संविधान में इसका जिक्र ना हो। हाँ, ये सरकार के कामकाज में समन्वय बढ़ाने का एक जरिया भी हो सकता है। अच्छा, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वो महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं? जी हाँ, ये प्रशासनिक निरंतरता के लिए जरूरी है ताकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख हमेशा मौजूद रहे। वैसे स्रोत में कुछ और नियुक्तियां भी हैं जो सीधी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे? जैसे कि हुंडे इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ तरुण गर्ग। ये नाम याद रखना जरूरी है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय लीडरशिप की बढ़त दिखाता है मतलब। हाँ, और एसोचैम के नए अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा बने हैं। एसोचैम तो काफी पुराना संगठन है, शायद 1920 का। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के सबसे पुराने व्यापार संघों में से एक। ये संगठन क्या कहते हैं, उद्योग जगत की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, आर्थिक नीतियों पर सुझाव देते हैं। तो इनके प्रमुख की नियुक्ति मायने रखती है। और टीसीए कल्याणी, वो भारत की नई महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए बनी है, 29वीं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी खर्चों की निगरानी और पारदर्शिता के लिहाज से सीजीए का रोल अहम होता है। ये पद अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। एक और नाम है विवेक मेनन, आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष। ये दिखाता है कि वैश्विक पर्यावरण मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। तो आप देखिए, ये नियुक्तियां सिर्फ नाम नहीं है। ये शासन, उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, इन सब में जो बदलाव चल रहे हैं उनकी कहानी कहती हैं। बिल्कुल। इनको सिर्फ रटना नहीं, इनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हाँ, अच्छा, तो अब खेल जगत की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 5वां संस्करण राजस्थान में हो रहा है। हाँ, राजस्थान में 7 शहरों में होगा ये। और इसमें पहली बार कुछ नए खेल भी आ रहे हैं। अच्छा, कौन से? बीच वॉलीबॉल है, कैनोइंग और क्रैकिंग है और साइकिलिंग भी। बीच वॉलीबॉल, ये तो इंटरेस्टिंग है। ये नए खेल क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ओलंपिक की तैयारी जैसा कुछ है? हाँ, कह सकते हैं। खेलो इंडिया का मकसद ही है जमीनी स्तर पर टैलेंट खोजना और उन्हें ट्रेनिंग देना। हम्म। नए खेल शामिल करना दिखाता है कि भारत उन खेलों में भी पहचान बनाना चाहता है जहां हम पारंपरिक रूप से उतने मजबूत नहीं रहे, खासकर ओलंपिक जैसे मंचों के लिए। ये खेल विविधता को बढ़ावा देने की कोशिश है मतलब। और क्रिकेट में भी खबर है। आईसीसी ने सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। हाँ जी हाँ, दोनों भारतीय खिलाड़ी। ये हमारे क्रिकेट की मजबूती दिखाता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए प्रपोज किया गया है। हाँ, ये भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा दिखाता है कि हम बड़े खेल आयोजन करने में सक्षम हैं और करना चाहते हैं। और झारखंड में जो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है 2025 में, उसका शुभंकर दलमा रखा गया है, एक हाथी। बिल्कुल। परीक्षाओं में अक्सर ये शुभंकर या मेजबान शहर पूछ लिए जाते हैं। दलमा जैसे शुभंकर स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के महत्व को भी दिखाते हैं। ये छोटी छोटी बातें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसमें लियोनेल मेसी का भी जिक्र है, गोल्डन बूट और सबसे ज्यादा असिस्ट्स का रिकॉर्ड। हाँ, वैश्विक खेल परिदृश्य पर भी नजर रखनी होती है। और बैडमिंटन में जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी शर्मा ने रजत पदक जीता है।
ये दिखाता है कि युवा प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। तो कुल मिला के खेल जगत में भी काफी एक्शन है, ग्राउंड लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। बिल्कुल। खेलों से आगे बढ़ते हैं अब। कुछ सूचकांक और रिपोर्ट्स, ये अक्सर देश की स्थिति का आईना होते हैं और परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025। इसमें भारत 23वें स्थान पर है। इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? देखिए, सतत व्यापार सूचकांक ये मापता है कि कोई देश व्यापार करते समय पर्यावरण, समाज और शासन यानी ईएसजी मानकों का कितना ध्यान रखता है। तो 23वां स्थान ठीक है, दिखाता है कि भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन यूके जैसे जो टॉप देश हैं उनसे अभी काफी पीछे है। आर्थिक विकास के साथ सस्टेनेबिलिटी पर और ध्यान देना होगा। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग इंडेक्स है खान मंत्रालय का स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025। ये पहली बार आया है। जी हाँ, पहली बार। और इसमें मिनरल रिच कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, एमपी। ये इंडेक्स क्यों शुरू किया गया होगा? ये दरअसल राज्यों के बीच एक तरह की क्या कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने की कोशिश है, माइनिंग सेक्टर में सुधार लाने और निवेश आकर्षित करने के लिए। ये दिखाता है कि कौन सा राज्य प्रक्रियाएं आसान बनाने और नियमों का पालन करने में कितना तैयार है। एमपी का टॉप पर होना शायद उनकी नीतियों और खनिज संपदा दोनों का नतीजा है। ये नए इंडेक्स परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकते हैं क्योंकि ये सरकार की नई प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन एक चिंताजनक खबर भी है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025, भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर। हाँ, ये रैंकिंग वाकई चिंता का विषय है। ये दिखाती है कि भूखमरी, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, इन मामलों में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। परीक्षाओं में अक्सर ऐसी रैंकिंग और उनके कारण पूछे जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह की नीतियां चाहिए, कैसे कार्यक्रम बने। यहीं पर आंकड़ों का महत्व आता है। स्रोत में विश्व सांख्यिकी दिवस जो 20 अक्टूबर को होता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन, इनका उल्लेख भी है। हाँ, सही आंकड़ों के बिना सही दिशा तय करना मुश्किल है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छी नीतियां बनाने के लिए भरोसेमंद डेटा कितना जरूरी है। लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी है। पश्चिम बंगाल के मैनग्रोव इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक मान्यता मिली है। ये क्या मॉडल है? ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण और लोगों की आजीविका साथ साथ चल सकते हैं। इस मॉडल में मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाए बिना झींगा पालन किया जाता है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है और वो नाजुक मैंग्रोव इकोसिस्टम भी बचा रहता है। अच्छा, विन विन सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल। और FAO की मान्यता इसे दुनिया भर में एक सफल मॉडल के तौर पर स्थापित करती है। ये सतत विकास का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो सूचकांक हमें चुनौतियां दिखाते हैं, तो ऐसे मॉडल उम्मीद भी जगाते हैं। चलिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की दुनिया में चलते हैं। भारत ने इंडोनेशिया को समुद्री तेल रिसाव से होने वाले सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए प्रशियन ब्लू कैप्सूल दिए हैं। ये क्या होते हैं? रशियन ब्लू कैप्सूल देखिए एक तरह का एंटीडोट है। अच्छा। अगर शरीर में रेडियोधर्मी सीजियम या थैलियम जैसे तत्व चले जाएं, तो ये कैप्सूल उन्हें बांधकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छा। इंडोनेशिया को ये मदद देना भारत की तकनीकी क्षमता और आपदा राहत में सहयोग करने की भावना दोनों को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में समाधान भी दे रहा है। और रक्षा तकनीक में भी एक बड़ी खबर है। हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A, इसने नासिक में अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, खासकर रक्षा क्षेत्र में, ये एक मील का पत्थर है। ये भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने और विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे हमारी रक्षा क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्वदेशी तकनीक और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना? निश्चित रूप से। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों से सवाल आते ही हैं। कुछ और खबरें भी हैं। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में होगा। हाँ, ये विज्ञान को आम लोगों तक ले जाने, उसे लोकप्रिय बनाने का एक अच्छा मंच है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAI, उसने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। जी, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। और एक कमाल की बात, कर्नाटक के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर बनेगा। हाँ, ये वाकई शानदार है।
ये दिखाता है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितने प्रतिबद्ध हो रहे हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण सेट करेगा। स्रोत में ईरान के ताफ्तान ज्वालामुखी का भी जिक्र है। हाँ, वो हमें याद दिलाता है कि भूगर्भीय घटनाओं के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत काफी सक्रिय दिख रहा है। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए ब्राजील के साथ घोषणा हुई है। हाँ, मार्कोसूर यानी दक्षिण अमेरिकी देशों का समूह, उनके साथ व्यापार बढ़ाना हमारी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। फिर मध्य एशियाई देशों के साथ सुरक्षा बैठक हुई। बिल्कुल, मध्य एशिया में सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिण कोरिया के साथ पहला नौसेना अभ्यास इनरॉकन, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी बहुआयामी है। हम वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग स्तरों पर जुड़ रहे हैं। अब आते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों और उनसे जुड़ी नीतियों पर। कर्नाटक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति मतलब पीरियड्स लीव लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव लगता है। निश्चित रूप से ये कदम न केवल महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पीरियड से जुड़ी जो सामाजिक वर्जनाएं हैं उनको तोड़ने के दिशा में भी एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। कार्यस्थल पर समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए ये एक अहम पहल है। सही बात है। इसी तरह अकई पद्मशाली वो ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। हाँ, ये भी समावेश की दिशा में एक मील का पत्थर है। न्यायपालिका और नीति निर्माण में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ये LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और समाज में उनकी स्वीकृति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसे बल देता है। स्रोत में कुछ वैश्विक सामाजिक मुद्दे भी हैं, जैसे अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन। हाँ, और उरुग्वे में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिलना। ये दिखाते हैं कि सामाजिक और नैतिक मुद्दे हर समाज में बहस का विषय बने हुए हैं। सरकार की कुछ नई पहलें भी हैं। नीति आयोग ने महिला MSMEs को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए वी राइज पहल शुरू की है। जी, वी राइज जैसी पहल महिला उद्यमियों को बहुत जरूरी समर्थन दे सकती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, फंडिंग हो या बाजार तक पहुंच। इससे महिला आर्थिक सशक्तिकरण को निश्चित रूप से बल मिलेगा। और केंद्र सरकार ने कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। हाँ, इसका उद्देश्य कृषि संकट से जूझ रहे कपास किसानों को राहत देना और उनकी आय को स्थिर करना है। ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर डाल पाएंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, किसी भी योजना की सफलता उसके सही कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, लेकिन इरादा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में ऐसी योजनाओं के उद्देश्य और उनके टारगेट ग्रुप के बारे में अक्सर पूछा जाता है। स्रोत में दोहा में हुए दूसरे सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का भी जिक्र है। 30 साल बाद हुआ है ये। हाँ, ये दिखाता है कि गरीबी, असमानता, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे आज भी 30 साल बाद भी वैश्विक एजेंडे पर कितने अहम बने हुए हैं। और मोबाइल फोन रिकवरी के लिए KIR पोर्टल है, उसमें तेलंगाना टॉप पर है। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिक सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये दिखाता है। UIDAI की शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता जैसी छोटी पहलें भी हैं। हाँ, ये भी नागरिकों को जोड़ने और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक तरीका है। अंत में कुछ विविध खबरें। 2 किताबों का जिक्र है, एक पूर्व DGP T शिवंतन की द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, हाँ, और दूसरी वर्तमान CDS अनिल चौहान की रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। जी, किताबें खासकर जो समकालीन मुद्दों पर हों, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य सुधारों पर, जैसे CDS चौहान की किताब, वो हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देती हैं। और असम में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया। हाँ, कटी बिहू जैसे त्योहार हमारी सांस्कृतिक विविधता और कृषि से जुड़े जीवन चक्र को दर्शाते हैं। ये त्योहार समाज को आपस में जोड़ते हैं। ये सभी तत्व हमारी सामान्य जागरूकता का हिस्सा होने चाहिए। परीक्षाओं में भी ये अप्रत्यक्ष रूप से काम आ सकते हैं। तो हमने देखा कि एक ही दिन की खबरों में कितनी विविधता है। शासन, खेल, अर्थव्यवस्था, समाज, विज्ञान, संस्कृति, सब कुछ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इन सभी पर नजर रखना और महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना जरूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ रटना काफी नहीं है। इन घटनाओं के पीछे के पैटर्न्स और उनके मतलब को समझना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। जब हम इन सभी खबरों को एक साथ देखते हैं,
चाहे वो सतत व्यापार सूचकांक में भारत की रैंकिंग हो, तेजस की उड़ान हो, कर्नाटक के पीरियड्स लीव वाली नीति हो या खेलो इंडिया में नए खेलों का जुड़ना हो, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये तस्वीर दिखाती है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि वो भूख सूचकांक की रैंकिंग हमें याद दिलाती है। इस सारी जानकारी के आधार पर यह सोचना दिलचस्प होगा कि अगले 5-10 सालों में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर किस क्षेत्र में हो सकता है और सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। क्या वो सतत विकास होगा या सामाजिक समानता या फिर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।